आज अपना इंडियन इकोनॉमी पर 5वां एपिसोड होगा। तो इससे पहले हमने चौथे एपिसोड में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बारे में बता दिया था, क्या इन दोनों में डिफरेंट है, यानी कि वो उत्पादन के साधनों पर बल देता है और आर्थिक विकास उत्पादन के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता के ऊपर भी बल देता है। तो अब पढ़ेंगे आर्थिक विकास का मापन, कि किस आधार पर आर्थिक विकास का मापन किया जाता है, यानी आर्थिक विकास के मापन किस प्रकार किया जाएगा। तो आर्थिक विकास का मापन जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले चरों से बने सूचकांक के आधार पर किया जाता है। यानी कि हमने कल बताया था, यानी जीवन की गुणवत्ता के आधार पर आर्थिक विकास का मापन किया, यानी आर्थिक विकास बताया था कि उत्पादन के साधन यानी उत्पाद, जिसके अंतर्गत हमने जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम पीसीआई इनको शामिल किया था किसमें, आर्थिक समृद्धि में। और आर्थिक विकास में इन तीनों के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को शामिल किया था। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक विकास का मापन जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले चर यानी फैक्ट, यानी कौन से फैक्ट हैं जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो उनसे बने सूचकांक के आधार पर किया जाता है। यानी उनके आधार पर हम सूचकांक तैयार करेंगे, फिर इसका निर्धारण करेंगे। तो आर्थिक विकास का मापन जीवन की गुणवत्ता, कौन कौन से हैं इसके चर, एक तो है आय, एक है आय यानी इनकम, एक है स्वास्थ्य, एक है शिक्षा और एक है जीवन की प्रत्याशा। यानी कि आय यानी उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, स्वास्थ्य यानी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, शिक्षा यानी कि वो व्यक्ति शिक्षित है या नहीं है उस देश के, और जीवन की प्रत्याशा यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन जीने की आयु कितनी है, उससे संबंधित है जीवन की प्रत्याशा। इससे बने सूचकांक के आधार पर हम आर्थिक विकास का आकलन कर सकते हैं, यानी कि अपन भी बना सकते हैं इसका इंडेक्स। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, यानी कि हम 10 अंकों का टेस्ट लेंगे, यानी प्रत्येक यानी आय में 10 अंक होंगे, स्वास्थ्य में 10 अंक होंगे, शिक्षा और जीवन की प्रत्याशा 10-10 अंक मान लेते हैं। तो अपन दे देते हैं आय के अंतर्गत 5 अंक, किसमें, आय में, और 8 अंक दे देते हैं, मान लो किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो 8 क्या में, किसमें, स्वास्थ्य में, और शिक्षा में किसी की शिक्षा अच्छी नहीं है तो मान लो उसमें 4 दे दिए, और एक है जीवन की प्रत्याशा यानी कि उस व्यक्ति की कितनी उम्र है बच रही है, यानी कितने वर्षों तक जी सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है जीने की, उससे संबंधित मान लो उसकी कैपेसिटी है 3, इसमें 3 ही नंबर देंगे, यानी जीवन की प्रत्याशा। तो हम यदि इन 4 आंकड़ों यानी इन 4 चरों को लेंगे तो इनमें औसतन यानी कि 50% से अधिक या 50% होगा, तो उसमें हम कहेंगे कि यहाँ पर आर्थिक विकास हुआ है। अब मान लो ये टोटल कितने नंबर का होगा, चारों में 40 नंबर के होंगे, यदि 20 नंबर से अधिक प्राप्त कर रहा है, यानी किसी देश का आंकड़ा 20 नंबर से अधिक प्राप्त कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह आर्थिक विकास हो रहा है उस देश का, यानी कि आर्थिक विकास हो रहा है, और उसका सूचकांक जारी करेंगे। अब इसका सूचकांक में क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे 5 और 8 13, और 13 और 4 17, 17 और 3 20, यानी 50% यह आंकड़ा कर पार किया है। तो यानी कि इसका आर्थिक विकास हो रहा है। या मान लो इसका 4 नंबर देते हैं इसको भी, तो यानी कि 50% से अधिक हो गए, यानी कि 21 नंबर आ गई, तो इसका आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, ये था हम यानी इंडेक्स के आधार पर, सूचकांक के आधार पर किया जाएगा किसका निर्धारण, आर्थिक विकास के मापन का। फिर उसके बाद में आर्थिक विकास का जो मापन है ना, वो 5 विधियों के द्वारा मापा जाता है। यानी एक विधि है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, जिसको हम बेसिक नीड अप्रोच कहते हैं, और दूसरी है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी जिसे हम शॉर्ट में कह देते हैं PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स।
फिर इसके बाद में तीसरा दृष्टिकोण है निवल आर्थिक कल्याण यानी नेट इकोनॉमी वेलफेयर, तो इसे हम कह देंगे न्यू। तो ये तीसरा दृष्टिकोण है। और चौथा और पांचवा दृष्टिकोण अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके बारे में यानी इन सिद्धांतों के बारे में पता होने चाहिए कि कितने दृष्टिकोण है, यानी 5 दृष्टिकोण है, इनका प्रतिपादन किसने किया उससे संबंधित बातें होनी चाहिए, और इसका थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में नाम भी पता होना चाहिए। तो ये यहाँ की बातें आ गई। फिर नेक्स्ट है चौथा दृष्टिकोण क्रय शक्ति विधि यानी परचेजिंग पावर्टी यानी क्रय शक्ति विधि परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पीपीपी। फिर इसके बाद में पांचवा दृष्टिकोण है मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो इनके आधार पर हम आर्थिक विकास का मापन करेंगे, यानी कि ये मापन की 5 विधियां हैं। तो एक एक विधियों का अध्ययन करते हैं, जिनमें से 3 विधियों का केवल और केवल इस विधि का नाम, इसका प्रतिपादन किसने किया, उससे संबंधित बातें हैं। यानी कि पहली है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम यानी कि बेसिक नीड अप्रोच। तो इसका प्रतिपादन किया है हिक्स और पॉल स्ट्रीटन, यानी कि इसका प्रतिपादन हिक्स और पॉल स्ट्रीटन ने किया है, हिक्स और पॉल स्ट्रीटन ने। फिर दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी इसे हम कहते हैं PQLT। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन किया मॉरिस डी मॉरिस ने। क्या है इसका नाम, मॉरिस डी मॉरिस। इसका प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस ने किया, किसका, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन। फिर इसके बाद में तीसरा दृष्टिकोण है निवल आर्थिक कल्याण यानी कि नेट इकोनॉमी इंडेक्स को, नेट इकोनॉमी वेलफेयर यानी आर्थिक निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमी वेलफेयर। तो इसका प्रतिपादन किया है सेमुएल्सन यानी इसका प्रतिपादन किसने किया है, सेमुएल्सन ने किया है। फिर इसके बाद में चौथा और पांचवा, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहली बात क्रय शक्ति विधि, यानी क्रय शक्ति विधि से हम क्या समझे उससे संबंधित बात करेंगे। तो इसका पहले तो नाम से देखते हैं कि क्या नाम है इसका, क्रय शक्ति विधि यानी परचेजिंग पावर पारिटी। तो इसे हम कहते हैं शॉर्टकट में PPP, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता कितनी है मुद्रा में, उससे संबंधित बात है ये। तो इसमें यानी कि इससे संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है, इससे संबंधित यानी इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया, यानी कौन करता है इसका प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक इसका प्रतिपादन करता है। तो विभिन्न देशों में रहन सहन की तुलना करने के लिए PPP मेथड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग किस आधार पर किया जाता है, रहन सहन के आधार पर किया जाता है। कौन से मेथड का प्रयोग, PPP यानी परचेजिंग पावर्टी, तो इसका उपयोग किया जाता है PPP मेथड का। जैसे कि मान लो एक देश ले लेते हैं USA और एक देश ले लेते हैं इंडिया। तो इंडिया का USA का $1 बराबर है भारत के 70 रुपए, इतने आते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे यानी परचेजिंग पावर के आधार पर करना है अपने को, न कि इनके आधार पर। मान लो कोई वस्तु यानी जो भारत में भी हो और USA में भी हो, किसी वस्तु का उत्पादन USA करना है तो वहाँ पे उसकी कीमत है $5, मान लो $1 है, और भारत में वही वस्तु लगभग 18 रुपए में प्राप्त हो रही है, चाहे 20 रुपए मान लो, यानी वो वस्तु भारत में तो 20 रुपए में प्राप्त हो रही है और वहां पे $1 में प्राप्त हो रही है। कहां पर, USA में। तो एक वैसे देखा जाए तो परचेजिंग पावर किसकी सर्वाधिक हुई, भारत की हुई, क्योंकि ये 20 रुपए में उस वस्तु को प्राप्त कर रहा है। और वैसे मुद्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन है, USA डॉलर, जो कि भारत का लगभग $1 भारत के 70 रुपए के समान है।
लेकिन परचेजिंग पावर किसकी बढ़ रही है, भारत की। तो यानी एक वहां पर $1 देकर जिस सामान को खरीदा जाएगा, वहां यहाँ भारत में 20 रुपए देकर उस सामान को खरीदा जाएगा। तो इसे ही कहते हैं हम परचेजिंग पावर, यानी उस मुद्रा में कितनी शक्ति है उस सामान को खरीदने के लिए, तो वो है परचेजिंग, यानी उस देश में निर्मित सामान। तो ये कह रहा है कि विभिन्न देशों में रहन सहन की तुलना करने के लिए, यानी कि वहाँ पे रह रहे हैं, मान लो दाल है तो वहाँ पे $1 में 1 किलो प्राप्त हो रही है, तो भारत में 20 रुपए में 1 किलो प्राप्त हो रही है। लेकिन यदि इस मुद्रा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में 70 रुपए की प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन भारत में हो रही कितने की, 20 रुपए की। तो यही है PPP, परचेजिंग पावर पारिटी, परचेजिंग पावर पारिटी, यही है इसके अंतर्गत। तो ये यही कहना चाह रहा है कि यानी कि ये तो विभिन्न देशों में रहन सहन की तुलना करने के लिए इस मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी वहाँ पे रहेंगे तो रूम कितने रेंट पे मिलेगा इस आधार पर। फिर इसके बाद में बात आती है कि विश्व बैंक ने PPP के आधार पर, यानी इस परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर ही भारत को, इसको भारत को USA और चीन के बाद में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है, यानी कि अमेरिका और चाइना के बाद में तीसरी सबसे बड़ी परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी खरीद क्रय शक्ति वृद्धि के आधार पर तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन सी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये हो गया PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इसके बाद में है नेक्स्ट मानव विकास सूचकांक, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहली बात, ये जो मानव विकास सूचकांक है ये जारी कौन करता है, एक है संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि विभिन्न देशों में आर्थिक विकास की तुलना का अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विभिन्न देशों में आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वर्ष अपनी मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत HDI जारी करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये आर्थिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन करता है, यानी उस देश का आर्थिक विकास उससे सर्वाधिक हो रहा है या कम हो रहा है या बत्ती हो रहा है या स्थायी हो गया है, इससे संबंधित कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये इससे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। पहले तो ये विभिन्न देशों के विकास का आकलन करेगा, यानी कि इस तुलनात्मक अध्ययन, यानी कौन सा देश इससे अधिक हो रहा है, इससे पिछड़ रहा है, इससे संबंधित। फिर उसके बाद में मानव विकास रिपोर्ट जारी करेगा। कौन करेगा, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जारी कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसको जारी करेगा। फिर उसके बाद फिर इसकी बात आती है, यानी कि इसका प्रतिपादन किया विश्व बैंक ने, किसका, PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी का। और जो निवल आर्थिक कल्याण है इसका प्रतिपादन सैमुएल्सन ने किया था। और इससे पहले जो आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम है उसका प्रतिपादन किया था हिक्स और पॉल स्ट्रीटमोदेर ने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, यानी कि इसका मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था महबूब उल हक ने। सर्वप्रथम किसने किया था, महबूब उल हक, जिसने 1990 में इसका प्रतिपादन किया था। तो अब इसका निर्धारण, यानी कि आर्थिक विकास का निर्धारण किस आधार पर करेंगे, यानी इसका मापन किस आधार पर करेंगे, तो HDI इसको 3 चरों पर आधारित है, यानी कि यहाँ पे 4 चर हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि प्रत्येक जगह सभी चर लिए जाएं। तो यहाँ पे 3 चर हैं, एक तो शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित, यानी कि शिक्षा सूचकांक,
और दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी उसकी जीने की क्षमता या स्वास्थ्य कैसा है, तो स्वास्थ्य सूचकांक। और उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, तो यानी आय सूचकांक यानी एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स और इनकम इंडेक्स, यानी इन आधार पर हम किसका निर्धारण करेंगे, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करेंगे। तो फिर इसके बाद में बात आती है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक, एक इसका अधिकतम मूल्य यानी कि 1 है अधिकतम मूल्य, यानी कि जितने भी नंबर दिए जाएंगे वो 0 और 1 तक दिए जाएंगे, यानी कि किसी भी देश को नंबर देंगे तो उसको 0 से प्रारंभ होगा और 1 तक चलेगा। तो इसमें लगभग 193-94 देश शामिल है, उनमें से 0.1, 0.2 इस आधार पर इसमें नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें लगभग हजारों तक की संख्या काउंट की जा सकती है। तो इसी आधार पर यानी HDI अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0, 1 है और 0 होता है, यानी इनका अधिकतम मूल्य तो 1 होता है और न्यूनतम मूल्य 0 होता है। 0 पे होते हैं यानी उनका विकास नहीं हो रहा है, या विकास हो रहा है तो सभी की अपेक्षा कम, तो उसको देंगे हम 0। तो HDI भी भिन्न देशों की सापेक्षिक स्थिति को दर्शाता है, यह किसी देश की निरपेक्ष विकास के स्तर पर प्रकाश नहीं डालता। यानी कि सापेक्षिक स्थिति से हम क्या समझे, यानी कि कोई देश यदि विकास कर रहा है ना तो भी उसकी जो उसका नंबर काउंट किया जाता है, यानी सूचकांक में मान लो 140वां है, वो विकास किया है, लेकिन उसकी अपेक्षा उससे पहले वाले 139 देश थे, उन्होंने भी विकास किया, लेकिन इस देश के विकास से क्या उस लिस्ट में कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। और मान लो इसकी स्थायी हो जाए, मान लो कि इसकी जो आर्थिक विकास है वो चला ही नहीं और औरों का आर्थिक विकास घट जाए, ये तो मान लो 10 रुपए का उत्पादन कर रहा है ये देश, इस प्रकार मान लो, और लेकिन उससे पहले यानी 139वां 138वां वो विकास ही करना छोड़ दे तो इसका नंबर थोड़ा ऊपर चला जाएगा इस आधार पर। यह किसी देश की निरपेक्ष विकास के स्तर पर प्रकाश नहीं डालता। इसलिए यदि किसी देश का मानव विकास सूचकांक पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिर है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ। मान लो पिछला जो किसी देश का मानव विकास पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिर है, यानी पिछले वर्ष भी उसका 139वां था और अब की बार भी उसका 139वां है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्थिर है, यानी उसका आर्थिक विकास नहीं हुआ। हो सकता है उसका आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन उसकी अपेक्षा अन्य देशों का भी विकास चल रहा है, या फिर यह भी हो सकता है कि यदि किसी देश का पिछले वर्ष के मुकाबले यानी कि बढ़ गया हो, यानी कि विकास बढ़ भी जाए फिर भी उसका नंबर रह सकता है, और घट जाए तो भी उसका नंबर 139 हो सकता है। मान लो 139 नंबर था, इसने विकास नहीं किया लेकिन इसकी अपेक्षा और देश थे उन्होंने भी विकास नहीं किया तो इसका नंबर वहां पे भी स्थायी रह सकता है। तो इससे संबंधित है HDI वाला ये सिस्टम। यानी कि 5वां दृष्टिकोण मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर उसके बाद में भारत का मानव विकास रिपोर्ट 2011। तो ये 5 दृष्टिकोण हमने देख लिए किससे संबंधित, आर्थिक विकास के मापन से संबंधित। तो अब भारत के संदर्भ में देख ले थोड़ा सा, यानी कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011। तो भारत ने अपने राज्यों के आर्थिक विकास को दर्शाने के लिए अब तक 2 बार IHDR इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया है। कितनी बार? 2 बार। कब कब? एक तो 2001 में और एक 2011 में इस रिपोर्ट का प्रतिपादन किया है। IHDR यानी कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो शीर्ष पर राज्य था वो, और जो सबसे नीचे था यानी न्यूनतम था वो कौन कौन से थे, यानी शीर्ष पर तो था केरल और न्यूनतम था छत्तीसगढ़, न्यूनतम पर था छत्तीसगढ़। यानी भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में, उनमें से सबसे शीर्ष पर है केरल और सबसे नीचे है छत्तीसगढ़। तो ये हुआ आज आर्थिक विकास का मापन। ठीक, ये और आगे का देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक।